नमस्कार दोस्तों, द स्टडी कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने लेके भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े हैं और 3 वीडियोज़ में जो है पूरा कंक्लूजन के तौर पे देखा है उसको। और आज जो है मैं इसको समेटने के प्रयास में हूँ। हालांकि इस सभ्यता को यदि खोल के और पढ़े तो इसमें 2-3 वीडियो भी और बन सकते हैं, बट उतना मुझे नहीं लगता अपने लिए आवश्यक है, क्योंकि अपन ना तो यूपीएससी कर रहे हैं, ना कोई स्टेट पीसीएस वगैरह का दे रहे हैं, कोई मेंस वगैरह नहीं लिख रहे हैं। तो अपन को मोस्ट ऑफ फैक्ट सारे पता होने चाहिए। तो अपन प्रयास करेंगे कि आज जो है सारी आपको जो है इस वीडियो में ही एंड हो जाए इस टॉपिक का, ताकि हम कल से नया टॉपिक देखें। तो आज अपना जो है टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, और इसका आज जो है अपन अंतिम पार्ट के तौर पे देखेंगे कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से नगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता कुछ 2-3 नगर मेरे ख्याल से रहे थे। फिर उसके बाद हमें इसकी जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, और लास्ट में पतन इतना जो है आपके ऑब्जेक्टिव पर्पज से कोई एग्जाम होता है तो उसमें आने लायक स्थिति में नहीं है पर्पज से कोई क्वेश्चन, पतन से कोई क्वेश्चन। लेकिन इतना है कि हमें ध्यान में होना चाहिए बस, कि बाई चांस कोई आ जाए तो फिर हमें पता होना चाहिए। तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के हम महत्वपूर्ण नगर देख रहे थे। क्या देख रहे थे हम? महत्वपूर्ण नगर हम देख रहे थे। और इस नगरों में जो है हम हड़प्पा पढ़ चुके, और हम जो है मोहनजोदड़ो पढ़ चुके हैं, हम कालीबंगा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कितने एक लाइक है, लोगों को चैट दिख नहीं रही है मुझे भाई। हाँ भाई, सबको नमस्कार। कुलदीप मिरी जो स्पेशल छत्तीसगढ़ से, उनको स्पेशल नमस्कार भाई। मुकेश सिंह जी राजपुरोहित, क्लास चालू करो गुरुजी चालू भाई। अक्षर गुड इवनिंग। प्रियंका चौधरी गुड इवनिंग। शैतान सिंह राजपुरोहित प्रणाम, मौज करो। मोनू यादव गुड इवनिंग। आकाश चौहान गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग भाई, सबको है ना। बाबूलाल और राज नाइस बॉय, सबको भाई। ठीक है, अब अपन देखते हैं आज का नगर है वो अपना है लोथल। कौन सा नगर है? लोथल के बारे में बात करते हैं कि लोथल में क्या था। तो लोथल के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है, देखते जाना। लोथल जो है आपका, ये पड़ता है आपके भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? नदी पूछे आपसे तो भोगवा। कौन सी नदी है? भोगवा। और ये जो है स्थिति इसकी पूछे आपको तो ये जो है गुजरात राज्य में है। कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में। ठीक है, खंबात की खाड़ी में से पड़ता है। और आपको पूछे इसकी जो है उत्खननकर्ता, क्या पूछे? उत्खननकर्ता। तो इसके उत्खननकर्ता है वो है एस.आर. राव। कौन है? एस.आर. राव, जिसका पूरा नाम है श्री रंगनाथ राव। उम्मीद है आप याद रख लेंगे। ये करीब करीब जो है 1957 में जो है इसका क्या किया था? उत्खनन किया था। ठीक है, तो इसके उत्खननकर्ता कौन है? श्री रंगनाथ राव है। अब देखिए, अब हम देखते हैं इसकी सामग्री। क्या देखते हैं? इसकी सामग्री। लोथल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइट है। यदि आप देखें भारतीय परिदृश्य में या भारतीय क्षेत्र में जो स्थल मिले उनके बारे में, तो लोथल बहुत महत्वपूर्ण है। तो सामग्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, सामग्री देखते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ का नगर जो है एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। रक्षा प्राचीर से। कैसे? ये मैंने आप लोगों को जो है इस सभ्यता का नगर नियोजन जब बताया था तब इसमें अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ भाई, सबको ये सोनू प्रजापत, कृष्णा वगैरह, राज वगैरह, हरिओम सिंह, और सबको बहुत बहुत नमस्कार भाई। ठीक है, तो अब देखिए नगर कैसे थे। कनेक्ट होइए भाई, जल्दी कनेक्ट होइए। अभी 32 जने थे, अब वापस कम हुए। ऐसे मत कीजिए, कनेक्ट रहिए, है ना। जल्दी जल्दी लोगों को मैसेज कीजिए, लाइक कर दीजिए। अभी लाइक बहुत कम आए हैं, जितने कनेक्ट थे उससे कम लाइक है अभी तक, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि इसका पश्चिमी भाग है। कौन सा भाग है? पश्चिमी। और ये जो है इस सभ्यता का जो है आपका कौन सा भाग होगा? पूर्वी। तो ये पूर्वी जो होगा ये क्या होगा? नगर टीला होगा।
और पश्चिमी होगा वो क्या होगा, दुर्ग टीला, है ना, यही तो बताया था मैंने आपको नगर नियोजन में। इसमें प्रशासनिक लोग रहते होंगे पश्चिम में, और जो है पूर्व में कौन होंगे, रहते होंगे जो है जन सामान्य लोग। क्लियर है। चलिए, तो ये जो है इसमें क्या खासियत है, इसकी खासियत ये है कि ये नगर और गढ़ी दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए, ये मैंने आपको बताया था उस दिन। क्या बताया था कि नगर और गढ़ी एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। ये नगर है, सॉरी ये गढ़ी है, ये नगर है, और दोनों ही क्या है, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो ये प्रणाली हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है आपके लोथल में। कहाँ से मिलती है, लोथल में। और लोथल में क्या है भाई, तो अपन देखते हैं और क्या है लोथल में। तो देखिए लोथल में हमें जो है एक बंदरगाह मिला है। क्या मिला है, बंदरगाह। इसको आप बंदरगाह जो मिला है इसको आप कहते हैं गोदीबाड़ा। क्या कहते हैं, गोदीबाड़ा। और क्या कहते हैं, और आप कहते हैं डाक यार्ड। क्या कहते हैं, डाक यार्ड। इससे हमें ये पता चलता है कि ये बेहद ही महत्वपूर्ण इनका व्यापारिक नगर होगा, जहाँ से व्यापार वाणिज्य के लिए जो है लोग जो है यहाँ से माल को सप्लाई करते होंगे दूसरे देशों समुद्र के जरिए। तो यहाँ से क्या मिला, बंदरगाह। तो बंदरगाह के जरिए जो व्यापार वाणिज्य करते होंगे, तो ये हमें पता चलता है। यहाँ से डॉक यार्ड या गोदीबाड़ा मिला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये नगर जो था ना, ये नगर ये दो भागों में था, इसका दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग। सपोज कीजिए मैं इसको ऐसे बांट देता हूँ, ठीक है, और ये इसका जो है साउथ वाला हिस्सा है, और ये इसका जो है नॉर्थ वाला हिस्सा है, ठीक है। तो नॉर्थ भाग जो था ये वाला, ये क्या था, बाजार था। क्या था, बाजार। क्या था, बाजार, जहाँ से कई सारे जो है बाजार वगैरह में वस्तु सामान्य के जीवन दैनिक उपयोग की जो वस्तु वो मिलती थी। और पश्चिम सॉरी आपका जो दक्षिणी भाग है ये एक प्रकार का उद्योग नगर था। कैसा था, उद्योग थे। यहाँ पे जितने भी उद्योग होंगे, चाहे ये बंदरगाह वाला डेरा होगा, चाहे मन के बनाने के कारखाना होगा, चाहे जो है और कोई सीप का कारखाना होगा, और जो भी होंगे वो सारे के सारे कहाँ होंगे, दक्षिणी भाग में। तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तरी भाग कौन से नगर का बाजार था, वो लोथल का था, और दक्षिणी भाग क्या था, एक प्रकार का आपका जो है औद्योगिक नगर था। तो इस तरह से हमें ये गोदीबाड़ा मिलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि इनका जो है कहीं न कहीं व्यापारिक संबंध भी होगा। और क्या है, और हमें ये पता चलता है कि यहाँ हमें जो है चावल एवं बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं, चावल एवं बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं। और इसके अलावा हमें यहाँ से जो है इस चावल और बाजरे को पीसने के लिए जो है चक्की के 2 पाट भी मिले हैं। क्या मिले हैं, चक्की के 2 पाट, ठीक है। पुराने ज़माने आपने पत्थर की चक्कियाँ देखी होगी, जो हाथ से ऐसे घुमा घुमा के आटा वगैरह पीसा जाता था। वो चक्की के पाट हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें लोथल से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, लोथल से। और क्या मिलता है, और हमें जो है फारस की मुहर मिलती है। कहाँ की, फारस। अब आपके कमेंट में मुझे बताइए फारस किसे कहा जाता है, ठीक है, कमेंट में बताइए। कृष्णा जाष्ट्र नमस्कार भाई, सबको नमस्कार, है ना। गुड इवनिंग सुरू नंदीवाल। और जोगेंद्र सिंह जी आपकी पहली क्लास के लिए शुक्रिया। आप प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा, इससे जो है आपका जेके या आपकी हिस्ट्री इम्प्रूव होगी। आप यदि वो प्रीवियस पार्ट देखेंगे तो यहाँ आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है भाई जोगेंद्र सिंह जी। सुरेश सारण नमस्ते सुरेश जी, शायद आप जो है मेरे ख्याल से अहमदाबाद से हैं अभी। कुलदीप मेरी उद्योग एंड व्यापार दोनों सेम है क्या सर जी? देखो उद्योग होगा तभी तो व्यापार वाणिज्य पनपेगा कुलदीप भाई, ठीक है। अक्सर नोट्स की पीडीएफ अभी अवेलेबल हम नहीं करवाते, बट ये है कि आप जो है यहाँ लेक्चर है आपको ढंग से पढ़िए और यहीं से इसको जो है सारा कर लीजिएगा जो भी आपको करना है। पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाएगी। गुड इवनिंग भी डूंगर सिंह जी, हेमलता वर्मा गुड इवनिंग। प्रकाश बबरिया है क्या है, प्रकाश बबरिया ईरान को, वेरी गुड, कमेंट में बहुत अच्छा बताया इन्होंने। तो ये फारस जो है, देखो 2 वर्ड मिलेंगे आपको, एक मिलेगा पर्सिया, क्या मिलेगा, पर्सिया, और एक मिलेगा फारस। ये दोनों ही वर्ड जो है वर्तमान वाले ईरान का है। किसका नाम है, ईरान का। और मेसोपोटामिया कहे तो फिर कौन सा होगा, इराक होगा। तो ये थोड़ा भेद ध्यान में रखना। तो फारस की हमें जो है क्या मिली है, मुहरें मिली है, उन पे 2 राक्षसों के जो है चित्रों का अंकन किया गया है। इस तरह की मुहरें जो है कहाँ मिलती थी, फारस में। इससे हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि सिंधु वासियों का जो है व्यापार वाणिज्य या संपर्क जो था वो कहाँ तक था,
फारस के लोगों के साथ भी था। चलिए यहाँ से नीचे दिख जाएगा क्या? चलो अपन इधर लिख लेते हैं, ये नगर अब मिटा देते हैं, इसका कोई खास रहा नहीं है। और ये जो गोदीबाड़ा है ना, इसमें प्रॉपर व्यवस्था है, गाद वाद भी न जमे, इसलिए मिट्टी विट्टी अंदर न भर जाए, इसलिए उसमें नाला या निकासी की व्यवस्थाएं भी है। तो बहुत ही व्यवस्थित बंदरगाह बना हुआ है। अब अपन देखते हैं इसमें और क्या क्या है। और हमें जो है मेसोपोटामिया की मम्मी मिली है, मिस्र की, सॉरी मिस्र की मम्मी की जो है हमें क्या मिली है, मम्मी की वो जो आपकी क्या मिलती है, कब्र होती है, जो भी है वो भी मिली है। कहाँ से मिली हमें? आपके लोथल से मिली। इससे हमें पता चलता है कि मिस्र से भी इनके क्या होंगे, संबंध होंगे। और क्या है? और हमें जो है घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है, घोड़े की लघु मृण मूर्ति। देखो घोड़ा जो होता है ना, इस घोड़े के बारे में ध्यान रखना, बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है हर एग्जाम में। क्या सिंधुवासी घोड़े से परिचित थे? आपको यही कहना है कि नहीं थे, बात खत्म। जबकि अवशेषों में घोड़े के शव वगैरह जरूर मिलते हैं, हड्डियाँ वगैरह, कंकाल वगैरह सब मिलते हैं, ठीक है। तो घोड़े के बारे में 2-3 चीज़ें फैक्ट ऐसे ध्यान रखना। एक जो है मैंने आपको कहा कि घोड़े के दांत कहाँ मिलते हैं, तो आपने देखा कल मोहनजोदड़ो। कहाँ देखा? मोहनजोदड़ो। आपको पूछे कि घोड़े का कंकाल कहाँ से मिला है, तो आगे मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको सुरकोटड़ा। कौन सा है? सुरकोटड़ा। एक पूछे घोड़े की लघु मृण मूर्ति, तो आपको पता होना चाहिए लोथल से। 3 बातें पूछते हैं घोड़े से, ठीक है। आगे मैं बात करूंगा जब इनके बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में बात करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा पशुपालन में, कृषि में क्या क्या हुआ था। तो यहाँ घोड़े की हमें क्या मिलती है? लघु मृण मूर्ति मिलती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और क्या है, इस सभ्यता में एक यूनिक चीज़ आपने नगर नियोजन में पढ़ी थी कि यहाँ घरों के दरवाजे जो है, किसके दरवाजे? घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं? मुख्य सड़क की तरफ। तो घरों के दरवाजे कहाँ खुलते हैं? सबको भी नमस्कार, सबको बिल्कुल। आप सब लोग जो कनेक्ट है, चाहे सुरेश जी है, चाहे जोगिंदर सिंह जी है, हाथी से भी परिचित है भी जोगिंदर, ठीक है ना। मैंने बता दिया हाथी का कपालखंड मोहनजोदड़ो से मिला। मैंने तभी तो कहा कुछ चीज़ें आपको सीखने के लिए प्रीवियस वीडियो देखने पड़ेंगे। जो लोग आज नए कनेक्ट है, उन लोगों से मेरी निवेदन है, मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। बहुत ही सिस्टमेटिक सिंधु सभ्यता मैंने पढ़ाई है। यदि मैं एसएससी रेलवे के पर्पज से पढ़ाता तब तो मैं 1-1.5 घंटे में खत्म कर सकता था इसको, लेकिन मुझे पता था कि बच्चे को कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने आपके हितों को ध्यान में रखते हुए इसे जो है बहुत ही संजीदा ढंग से पढ़ाया है। तो आप इसका पूरा लुत्फ लीजिएगा, ठीक है ना। और प्लीज़ लाइक अधिक कीजिएगा और थोड़ा से कनेक्ट और बढ़ाए, लाइव और लोग लाइए, थोड़ा सा अपने मित्र लोगों को बताइए कि और लाइव आए, ठीक है। तो ये हमें मिलता है कि घरों के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं। और जो क्या है, और सबसे यूनिक चीज़ मैंने आपको जब कालीबंगा पढ़ाया तब भी बताया था, ये परसों की बात है सैटरडे की, तब हमने देखा था कि कालीबंगा में हमें जो है क्या मिलते हैं? युग्मित समाधान मिलते हैं। क्या मिलते हैं? युग्मित समाधान। इसे हमें किस बात का पता चलता है? हमें सती प्रथा का पता चलता है। किसका पता चलता है? सती। यहाँ टोटल 20 कंकाल मिले हैं। कितने मिले हैं? 20। उसमें से 3 ऐसे कंकाल है जो एक साथ दफनाए हुए हैं, युग्मित समाधान है। 3 जोड़े ऐसे हैं। तो युग्मित समाधान से हमें सती प्रथा का पता चलता है। युग्मित समाधान 2 चीज़ें हैं। कहाँ से हैं? कालीबंगा से युग्मित समाधान मिलेंगे और आपके जो है लोथल से मिलेंगे। और क्या कालीबंगा से मिला था हमें? और हमें जो है कालीबंगा से मिला था, वो मिला था हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं। हवन कुंड या क्या मिली थी? अग्नि वेदिका। ये दिख रहा है ना, ठीक है। हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं, ठीक है। ऐसे की ऐसी सेम चीज़ जो है हमें लोथल में भी मिलती है, ठीक है। 2 चीज़ें तो कॉमन हो गई। एक मैंने आपको जब चंदहुदड़ो पढ़ाया था तब बताया था कि चंदहुदड़ो में हमें जो है मनका बनाने के कारखाने मिले हैं। तो यहाँ भी लोथल से भी क्या मिलते हैं? मन के बनाने के कारखाने। क्या मिलते हैं? मन के बनाने के कारखाने हमें कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। तो लोथल में इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, ठीक है। नगर में बोले तो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि नगर और जो है गढ़ी,
दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। एक बंदरगाह मिला है जिसे अपन गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड भी कहते हैं। चावल एवं बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं। चावल बाजरे में तो 3-4 किस्में मिलती है, इवन गेहूं की भी 3-4 किस्में मिलती है अलग अलग, ठीक है ना, इतने आधुनिक थे आप समझ सकते हैं। और चक्की के 2 पाट मिले हैं और फारस की मोहरें मिली है जिन पे क्या है, राक्षस के अंकन है। और हवन कुंड या अग्निवेदिका मिली है। मिस्र की मम्मी की जो है वो कब्र में पैक वो लाश वगैरह जो है वो मिली है। और घोड़े की लघु मूर्ति मिली है। घरों के दरवाजे कहाँ खुलते हैं, मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं, जबकि पूरी सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे कहाँ खुलेंगे, गली में खुलेंगे, मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते हैं। और युग्मित समाधान मिलता है, इससे हमें इनकी सामाजिक प्रथा का पता चलता है। सबूत किसका प्रचलन रहा होगा, सती प्रथा का। और मन के बनाने के कारखाने हमें यहाँ से भी मिलते हैं और चंदोड़ से मिलते हैं। तो ये तो है आपका लोथल। कौन सा है, लोथल। अब अगला टॉपिक है वो है आपका धोलावीरा। कौन सा है, धोलावीरा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो भी पढ़ने लायक टॉपिक है। तो बात करते हैं धोलावीरा। प्लीज गुजारिश है आप लोगों से, और लाइए, और लोगों को लाइव लाइए। मन के क्या होते हैं, मन के वही होते हैं जिनसे आप आजकल, ये कौन पूछ रहा है मुझे, सोनू प्रजापति को करके पूछ रहे हैं कि मन के क्या होते हैं। मन के आप जो माला बनाते वही मन के। ये मन के अलग अलग होते थे, ये लाजवर्द के भी होते थे, बहुमूल्य पत्थर के, फिरोजा नाम के बहुउत्तर पत्थर के होते थे, सोने के भी होते थे। तो ये एक प्रकार का उद्योग था उस समय का, ठीक है ना। तो मन के ये होते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो भाई। नमस्कार कृष्णा जाट भाई और सोनू विश्वा सर, हम कैसे मान ले कि सती प्रथा का ही ये साक्ष्य, और यह भी हो सकता है कि वहाँ समुदाय का विकास हुआ हो और समुदाय में उनको दफनाया गया हो। समुदाय का विकास हुआ, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आपको मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो प्रातत्वविदों ने माना वही मानना पड़ेगा। ये सभ्यता पूरी मानी हुई तथ्यों पे ही है, ठीक है। ये आधे ऐतिहासिक काल है और जिसमें कोई हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है, लिपि होने के बावजूद हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो फिर हमें जो है यहाँ पे निर्भर रहना है, वो साक्ष्यों पे रहना है। ये खुद सभ्यता ही पूरे अनुमान पे है भाई, ठीक है। जो ये भाई साहब कौन थे, सोनू वैष्णव। तो आप ज़्यादा मत सोचिएगा कि हम कैसे मान लें, नहीं मानना है तो आपकी मर्जी, मत मानना, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। कि सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो लोथल से मिलते हैं या कालीबंगा से मिलते हैं, आपको आंसर में करना पड़ेगा। क्योंकि यही अनुमान लगता है कि स्त्री और पुरुष के साथ में समुदाय का कैसे होगा। जब स्त्री पुरुष साथ में है तो वो प्रथा वर्तमान में भी चली आ रही है ना। पुरुष के पीछे स्त्री के सती होने का उल्लेख हमें वर्तमान में भी मिलता है, तो हो सकता है उस समय भी हो, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर जगह शव मिले उसमें स्त्री और पुरुष साथ में ही मरे हो, अचानक मौत आई दोनों साथ में मर गए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। पुरुष की मृत्यु हुई होगी तब स्त्री साथ में दफन हुई होगी, या फिर जो है स्त्री की मृत्यु होगी तो पुरुष को साथ में जो है अपना देह त्यागनी पड़ी होगी। तो इस तरह की प्रथा रही होगी, ये वास्तविकता है और हमें स्वीकारना होगा। इसमें जिद करने जैसी कोई चीज़ नहीं है। समाधान कुलदीप मेरी, समाधान का मतलब ही कब्रें, 2 शव एक साथ दफनाए हुए, ठीक है। तो सोनू प्रजापति, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। शुक्रिया, शुक्रिया भाई, समझ गए आप। शैतान सिंह राजपुरोहित, शुक्रिया। आकाश चौहान, कंप्लीट हिस्ट्री करवाऊंगा, निश्चित रहिए आप, बस कनेक्ट रहिए। अभी आप देखो कितने 23 जने लाइव है, ऐसे थोड़ी होता है यार। आप अपने मित्रों को बताओ यार, ताकि ज़्यादा लोग आए। हाँ, युग्मित का मतलब युगल, सोनू प्रजापति, युग्मित का मतलब युगल। तो अब अपन देखते हैं आगे धोलावीरा। मैं आपको अभी लेक्चर पूरा होने के बाद मेरे पास वक्त हुआ तो मैं बताऊंगा आपको कि आपको एसएससी रेलवे के लिए इस टॉपिकों में से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, बताएंगे आपको, निश्चित रहिए आप। अब आपका टॉपिक है वो है धोलावीरा। धोलावीरा जो है ये पड़ता है कच्छ, गुजरात। कहाँ पड़ता है, कच्छ, गुजरात। और नदी पूछे आपसे तो किसी भी नदी के किनारे नहीं, ठीक है, किसी भी नदी के किनारे नहीं। और क्या है, आपको पूछे खोज करता,
तो इसकी दोस्तों खोज तो कर ली थी जगपति जोशी ने, जिसे आप कहते हैं जेपी जोशी, जगपति जोशी। ठीक है, आपको पूछे उत्खनन करता तो वो थे आपके जो है रविंद्र सिंह बिष्ट। और इन्होंने उत्खनन किया, वो किया 1990 में, जबकि खोज 1960 के करीब हो गई थी। 1990 में उन्होंने उत्खनन किया। जगपति जोशी भी साथ में थे वैसे बाद में, तो लेकिन मुख्य श्रेय इनको दिया जाता है। तो ये धोलावीरा के बारे में। ठीक है, अब देखते जाइए कमाल धोलावीरा का। प्लीज लाइक कीजिए, अधिक लाइक कीजिए। अभी और आप लोगों को मैसेज कीजिएगा ना। हेमंत स्वामी राम राम भाई। चलिए अब अपन देख लेते हैं थोड़ी सी इस सभ्यता में मिली हुई सामग्री। ठीक है, इस सभ्यता में हमें सबसे यूनिक चीज मिली वो ये है कि ये नगर जो है, नगर 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, कितने भागों में? 3। मैंने उस दिन भी नगर नियोजन में बताया था आपको, आज और देख लीजिएगा एक बार आप लोग। ये एक हिस्सा हो गया जिसे हम कहते हैं पश्चिमी भाग, और ये हो गया आपका सपोज कीजिए पूर्वी भाग। ठीक है, थोड़ा सा लंबा खींच लीजिए क्योंकि ये वर्गाकार बिल्कुल नहीं था। और इसके बीच में एक जो है वर्गाकार क्षेत्र था, जिसे मैंने कहा था कि इसको अपन कहते हैं मध्यमा, है ना। और ये आपका जो है पूर्वी भाग था। तो इस तरह से नगर 3 भागों में विभक्त था। कितने भागों में? 3। और ये कहाँ देखने को मिलता हमें? सिंधु घाटी सभ्यता के धोलावीरा में। चलिए और क्या है? और हमें जो है जल संरक्षण के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ करीब करीब 16 जो है तालाबों और नहरों के साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो जल संरक्षण के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और क्या मिलता है? और जो है स्टेडियम मिलता है एवं सूचना पट भी मिलता है। सूचना पट जिसमें करीब करीब 10 अक्षर लिखे हुए। कितने अक्षर लिखे हुए? 10 अक्षर। सूचना पट होता है ना इस पट्टी का, वो मिलती है। स्टेडियम मिलता। आपने एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, मोहनजोदाड़ो, देखी होगी मुझे उम्मीद है कई लोगों ने। ठीक है, तो उस मूवी में भी बताते हैं वो मलयुद्ध टाइप बैलों से लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है, वो स्टेडियम बताते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि सिंधुवासी लोग जो है गेम वगैरह खेलने में भी विश्वास करते थे। सूचना पट से हमें पता चलता है कि यहाँ प्रशासनिक समझ होगी, कोई जानकारी के लिए सूचना पट का डेवलपमेंट होता। ठीक है, और जो है इस नगर में जल संरक्षण मैंने आपको बता दिया, और कोई खास इस धोलावीरा में है नहीं। बस इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कच्छ गुजरात और ये किसी भी नदी के किनारे नहीं है। क्या नहीं है? किसी भी नदी के किनारे नहीं है। बस तो ये है आपका धोलावीरा। और अब अपन देख लेते हैं 2 छोटे छोटे नगर, 2-3 और है उनके बारे में, और फिर अपन चलेंगे आगे जो है। और कोई फैक्ट आपको याद आए तो आप कमेंट में बता सकते हो, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। सोनू प्रजापत कांस्टेबल के लिए पूरी इंडियन हिस्ट्री है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। निर्मल सीताराम नमस्कार भाई। शैतान सिंह राजपुरोहित जोरदार पदाओ सर जी, बिल्कुल शुक्रिया। खनन और उत्खनन में कोई डिफरेंस नहीं है। खनन किसी का भी किया जा सकता है और उत्खनन उनका होता है जो प्राचीन स्थल है और जहाँ से हमें कुछ उम्मीद हो कि यहाँ कुछ मिल सकता है, तो उसको आप उत्खनन कहते हो। ठीक है, खनन सीधा होता है, किसी भी सपाट भूमि का भी हो सकता है खनन, और इसका भी खनन कहोगे तो गलत नहीं है कुलदीप मेरी। खनन किया यह भी कहते, लेकिन खनन अपने आप ऑकवर्ड होता है क्योंकि एक सभ्यता की बात हो रही है, तो फिर उत्खनन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा रंगपुर। रंगपुर के बारे में 2 चीज़ें ध्यान रखना। नदी पूछे आपसे तो नदी है मादर नदी। कौन सी नदी है? मादर। और आपको पूछे उत्खनन करता तो इसमें 2 लोग होते हैं।
सबसे पहले खोज तो कर ली गई थी माधव स्वरूप वत्स ने। फिर इनका साथ देने के लिए बाद में चले जाते हैं रंगनाथ राव। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और क्या है इसके बारे में, और कुछ नहीं है। यहाँ सामग्री की बात करूँ मैं तो सामग्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे वो ये है कि हमें यहाँ से जो है चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, जबकि चावल के साक्ष्य हमें लोथल से मिलते हैं। चावल की भूसी, भूसी के साक्ष्य, ठीक है। और क्या है, हड़प्पाकालीन पतना अवस्था का दर्शन होते हैं यहाँ से। हड़प्पाकालीन सभ्यता के क्या होते हैं, पतना अवस्था के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, किसके बारे में, रंगपुर के बारे में। एक है आपका सुरकोटड़ा, ये भी जो है कहाँ है, गुजरात में है। इसके बारे में भी कोई नदी का जिक्र नहीं मिलता है। आपको पूछे इसका खोज करता या उत्खनन करता भी पूछे, एक ही बात, दोनों इस दोनों में पूछ रहे, एक ही आदमी था, वो था जगपति जोशी। कौन था, जगपति जोशी। यहाँ से सामग्री की बात करें, सामग्री तो एक मात्र ध्यान रखना जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। क्या मिला है हमें यहाँ से, घोड़े का अस्थि पंजर। अब देखो घोड़े पे दो चीज़ें हो गई। घोड़ा यदि आपको मृण मूर्ति कहे तो लोथल से, ठीक है। घोड़े का अस्थि पंजर कहे तो सुरकोटड़ा से। और आपको कहे कि घोड़े से जो है, घोड़े के दांत, तो एक तो मोहनजोदड़ो से मिला, एक पाकिस्तान में स्थल है राणा घुंडई, तो राणा घुंडई से भी घोड़े के दांत के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन आप मोहनजोदड़ो मोटे तौर पर याद रखना, बड़ा टॉपिक रहता है तो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक घोड़े से क्वेश्चन बनता है, क्या सिंधुवासी घोड़े से परिचित थे, तो बिल्कुल नहीं थे। क्या सिंधुवासी लोहे से परिचित थे, बिल्कुल नहीं थे। क्या सिंधुवासी शेर से परिचित थे, बिल्कुल नहीं थे। सिंह जो है अपने आप परिचित नहीं थे, सिंह में मेसोपोटामिया के लोग परिचित थे शेर से, ठीक है। सिंधुवासी गाय से भी परिचित नहीं थे, ऊँट से भी परिचित नहीं थे, जबकि ऊँट का कंकाल कहाँ मिलते हैं, हड्डियाँ कहाँ मिलती है, कालीबंगा से। ये 3-4 फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। ऊँट के कंकाल आपको कालीबंगा राजस्थान से मिलते हैं, तो राजस्थान में वर्तमान में ऊँट है, तो उसमें भी ऊँट थे, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और अरे भाई साहब, ओम प्रकाश जी, राजपुरोहित, दीपू कुमार, क्वेश्चन पूछो ना। आप इतना आप डाल रहे हो तो इसका क्या मतलब होता है, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए सीधा, ठीक है। मैं आंसर दे दूंगा, मिलेगा तो। हाँ पप्पू कुमार, आप भी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे दीपू कुमार, सुन लिया मैंने, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, इतने कमेंट बेवजह कर रहे हो, क्या मीन, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना है। ये तो है आपके जो है कुछ क्षेत्र, और ये सारे गुजरात में हैं। ये कहाँ है, गुजरात में। एक अपना स्थल पड़ता है बनवाली। कौन सा पड़ता है, बनवाली। बनवाली जो है हरियाणा में पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा कि वो सरस्वती नदी क्षेत्र में है, तो स्वाभाविक सी बात है, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सरस्वती नदी क्षेत्र में है, तो फिर वो कैसा होगा, कच्ची ईंटों के घर होंगे। कैसे होंगे, कच्ची ईंटों के। तो ये बनवाली जो है, बनवाली पड़ता है आपके हरियाणा में। कहाँ पड़ता है, हरियाणा। आपको पूछे नदी, नदी तो वही घाघर या सरस्वती, ठीक है। और आपको पूछे कि खोज, तो 1973 में खोज एवं उत्खनन जो है वो किया आपके किसने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। रविंद्र सिंह बिष्ट। यहाँ की सामग्री थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्यों है तो वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ की सामग्री इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ हमें जो है बहुत सारी मात्र देवी की मूर्तियाँ मिलती हैं। क्या मिलती है, मात्र देवी की मूर्तियाँ।
ये दिख नहीं रहा है क्या भाई? ये ओम प्रकाश कह रहा है दिख नहीं रहा है क्लियर। कमेंट में बताइएगा मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और भाई पप्पू कुमार क्या नाम है आपका? आप क्वेश्चन पूछ लीजिए जो भी है। अच्छा, हाँ, स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो मात्रा देवी की क्या मिलती है? मूर्तियां। और क्या मिलता है? जो एवं सरसों के ढेर मिलते हैं। और ये जो मिलती है ना, ये उच्च कोटि की जो मिलती है, उच्च कोटि या उच्च किस्म की। तो ये अपने आप में यूनिक चीज़ है कि उच्च किस्म की जो कहाँ से मिलती है, तो वो आपकी बनवाली से मिलती है। कहाँ से मिलती है? बनवाली से। और क्या है इसमें? और हमें जो है एक हल्की प्रतिकृति मिली, यानी खिलौना। हल्की क्या मिली है? हल्की प्रतिकृति मिली है। कहाँ से? आपके बनवाली से। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से स्थलों में से हल की प्रतिकृति मिली? तो बनवाली से। और जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? वो हमें मिले हैं जो है आपके कालीबंगा से। ठीक है। और यहाँ के लोग हल जो है वो लकड़ी के बनाया करते थे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और फिर जो है वर्तमान में बाद में हलों के फलक वगैरह सीता जो होती थी वो लोहे की बनने लगी, क्योंकि लोहा 1000 साल पूर्व की घटना, पहले लोहा था नहीं, तो इसलिए ध्यान रखना। और क्या है? बहुत सारी जो है मानव की जो है मरण मूर्तियां क्या मिली है? मानव की मरण मूर्तियां। और क्या है इसमें? और सामग्री में यदि आपको पूछें तो बस ये ध्यान रखना कि कच्ची नालियां हैं, और मकान भी कैसे होंगे? मकान भी कैसे होंगे? कच्चे, यानी कच्ची ईंटों के, है ना, जो धूप से पकाने की विधि थी उसके मिलते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये आपका जो है ये था। हाँ भाई, दिख रहा है ना सबको? कमेंट प्लीज़ बताइएगा यार। ये पप्पू या तो क्वेश्चन पूछ लो या फिर ये कमेंट मत किया करो ऐसे यार, परेशान कर रहे हो। बहुत कमेंट आए आपके, इतने कमेंट क्या? सर एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है। किसके अवशेष कहाँ से मिले भाई? केवल आपने सोनू प्रजापति ने पूछा के अवशेष कैसे मिले? किसके अवशेष कैसे मिले? सोनू प्रजापति दोबारा कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, तो इस तरह से ये बनवाली के बारे में ध्यान रखना है। अब एक लास्ट टॉपिक ध्यान रखना कि राखीगढ़ पड़ता है, वो भी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। राखीगढ़ कहाँ पड़ता है? हरियाणा। यहाँ जो है चंद्रभान नाम के आदमी ने जो है उत्खनन किया, हालांकि अभी तक पूरा नहीं हुआ इसमें। चंद्रभान ने क्या किया है? उत्खनन। और यहाँ से जो है ये भारत का सबसे बड़ा नगर, अभी तक जितना दिखा है उस हिसाब से ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा नगर है। किसका? सिंधु घाटी का। क्लियर है? ये क्या है? राखीगढ़ हरियाणा में है। ये भारत का सबसे बड़ा नगर है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका जो है महत्वपूर्ण जो नगर थे वो सारे हो गए हैं। जो इंडिया या भारतीय जो है क्षेत्र में पड़ते हैं वो। पाकिस्तान वाले में जो इम्पोर्टेंट थे वो तो मैंने आपको करवा दिए। चन्हुदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लेकिन सारे अपन नहीं कर पाएंगे। है तो बहुत सारे, सूतकाको है, बालाकोट है, और राणा घुंडई है, गनेरी वाला है, बहुत सारे हैं। हम उतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे एग्जाम पर्पज से इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। तो अब अपन बात करते हैं इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की। तो मैं तीनों को कंपैरिजन करते हुए साथ में आपको पढ़ाऊंगा, तो आप ध्यान में रखना। सबसे पहले बात करेंगे अपन आर्थिक स्थिति की, फिर बात करेंगे जो है राजनीतिक स्थिति की,
धार्मिक एवं, चलो समाज अलग कर लेंगे, धार्मिक स्थिति कर देते हैं, और फिर किसकी बात करेंगे, सामाजिक स्थिति। ठीक है, हम 3-4 चीज़ों में इसको देखते हैं अलग अलग क्षेत्र में कि क्या क्या हुआ था। तो देखिए, वैसे तो यदि मैं इस टॉपिक को देखूं मेंस के अकॉर्डिंग तो ये बहुत बड़ा है। ठीक है, आर्थिक में भी वापस कई सारे पॉइंट बन जाएंगे, कृषि अलग आ जाएगी, पशुपालन अलग आ जाएगी, उद्योग व्यापार वाणिज्य अलग आ जाएगा। ठीक है, लिपि अलग आ जाएगी, इसमें कई सारे पॉइंट बन जाते हैं और बहुत ही बड़े बड़े बनते हैं। लेकिन हमें उतना तो जाना नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि आर्थिक स्थिति में फैक्ट क्या है जो अपने क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमें वो देखना है। तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्लीज़ इसे आप लाइक करिए अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक कनेक्ट हो जाइए, अभी आप बहुत कम कनेक्ट हैं। ये तो पप्पू प्रजापति कौन पूछ रहा है क्या, सोनू प्रजापति सर, अवशेष सिंधु में मिले, सिंधु घाटी। हाँ, अपन को एग्जाम में ये फेवरेट क्वेश्चन है। मैंने कहा अवशेष तो मिले हैं, लेकिन क्या है कि परिचित इसलिए नहीं है क्योंकि कई पशुओं के या कई जानवरों के अंकन जो है उन्होंने अपने मुहरों पे या अलग अदर कहीं चित्रों में नहीं प्रयोग नहीं किया है ना। तो मुहरों वगैरह पे अंकन नहीं है, इसलिए हमें ये मानना है कि वो परिचित नहीं थे, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछते ही आप लोग ये पता होना चाहिए कि ये नहीं परिचित नहीं है, यही कहना है। ठीक है, क्योंकि वही आंसर माना जाता है एग्जाम में। हालांकि परिचित तो अब ये है कि परिचित तो थे ही कहीं ना कहीं, तभी तो अवशेष मिले हैं, वरना कहाँ से मिलते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करूंगा आपसे मैं कृषि की। किसकी करूंगा? कृषि। सिंधु वासियों के लिए कृषि जो है आधिक्य था। कृषि का कैसा था? आधिक्य। जब कृषि का आधिक्य था तो अधिक पैदावार होती थी, अधिक पैदावार होने से ही ये लोग जो है इनके आय का जरिया था एक प्रकार से, और इतने बड़े बड़े और संपन्न नगरों का निर्माण करने में सक्षम हो सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि सिंधु वासियों के लिए कृषि कैसी थी? आधिक्य था या सरप्लस में थी। ठीक है, और कृषि जो है इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। कृषि क्या थी? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। पूछेंगे आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, कौन सी सभ्यता की? तो सिंधु सभ्यता की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो है पशुपालित आधारित थी, तो फिर आपका जो है आगे वैदिक सभ्यता आएगी, वो पशुपालित आधारित थी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सभ्यता जो है कृषि आधारित थी, कौन सी आपकी जो है पशुपालन आधारित थी। ठीक है, ठीक। अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या था? मुख्य आधार था वो कृषि थी, इस चीज का ध्यान रखना। और क्या था? यहाँ जो है कृषि में कई सारी फसलें होती थी, कपास, ठीक है, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, खरबूज, तरबूज, मटर, रागी, कई सारी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने परिचित थे। इवन मैंने कहा कि गेहूं की 3-4 किस्में मिलती हैं, बाजरे की भी 3-4 किस्में मिलती हैं। ठीक है, इनसे परिचित थे। और जो है ये कपास जो होता है ना, ये कपास सर्वप्रथम सिंधु वासियों ने पैदा किया था। कपास की सर्वप्रथम खेती कौन करते हैं? सिंधु वासी करते हैं। इसी कपास को यूनानी और जो है मेसोपोटामिया ईरान के लोग कहते थे सिडन, क्योंकि सिंधु क्षेत्र से था, तो सिंधु को हिंदू या सिंधु हो गया, इस तरह से हिंदोस, इंदोस, इस तरह से कई नाम। यूनानी जो है स को सही बोल नहीं पाते थे, यूनानी और ईरानी, तो वो सिडन कहते थे। तो कपास को क्या कहा गया है? सिडन कहा गया है। कपास को क्या कहा गया है यहाँ? सिडन। सिडन किसे कहा गया है? कपास को।
इस चीज़ का ध्यान रखना। कपास को क्या कहा है? सीडन। इस तरह से जो है ये कृषि में था कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, और कपास, गेहूं, जौ, चना, बाजरा ये था। और सर्वप्रथम खेती सिंधु वासियों ने किसकी की थी? कपास की थी। और कपास को क्या कहते थे? सीडन। ठीक है। वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ कपास पैदा होता रेशे वाला, वो होता मिस्र में। इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए अब अपन देखते हैं इनके अंदर कृषि के बाद देखते हैं इनका दूसरा पॉइंट है, वो है व्यापार। कौन सा है? व्यापार। तो देखिए, व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। कैसा था? उन्नत अवस्था में। कृषि के बाद मुख्य क्रिया थी, वो मुख्य व्यवसाय था, वो व्यापार था। ठीक है ना। कृषि के बाद मुख्य व्यवसाय था। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो है कृषि एवं व्यापार वाणिज्य आधारित थी। तो उसका मतलब यही होता है कि व्यापार वाणिज्य साथ में डालती, क्योंकि व्यापार वाणिज्य बहुत ही उन्नत अवस्था में था। ठीक है। इतना व्यापारिक गतिविधियां थी, इसलिए तो जो है इतने बड़े बड़े नगरों का निर्माण हो सका, इतनी बड़ी सभ्यता का निर्माण हो सका। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो है कृषि के बाद क्या था? मुख्य व्यापार व्यवसाय जो है वो आपका क्या था? व्यापार था। व्यापार जो है आपका मेसोपोटामिया, और कहाँ से? और जो है आपका ईरान, जिसे आप क्या कहते हैं? फारस, और आपके जो है मिस्र, अफगानिस्तान, इन सारे देशों से क्या होता था? व्यापार वाणिज्य होता था। ठीक है। व्यापार में भी कई तरह के था, स्थल मार्ग से भी होता था, और जो है आपके किसमें? बंदरगाहों के जरिए, जहाज़ों के जरिए भी होता था, है ना। इस चीज़ ध्यान रखना। और व्यापार में हमें जो है ये मेसोपोटामिया, यहाँ एक सारगोन अभिलेख मिला है। कौन सा अभिलेख मिला है? सारगोन। इस अभिलेख में जो है हमें ये पता चलता है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं मिटा दूँ, आगे चलूँ इसे बताऊँ आपको कुछ। सारगोन अभिलेख जो होता है, इसमें हमें पता चलता है ये मेसोपोटामिया के अंदर कौन सा अभिलेख मिला है? सारगोन। तो सारगोन अभिलेख में चौबीसों ईसा पूर्व हमें जो है व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। उसमें कहा गया है जो है सिंधु वासियों को मेलुहा, क्या कहा गया है? मेलुहा। मेलुहा का मतलब होता है नाविकों का देश। क्या होता है मेलुहा का मतलब? मेलुहा का मतलब नाविकों का देश। और ऐसा माना गया है कि यहां के लोगों को जो है होजा पक्षी प्रिय है। कौन सा पक्षी प्रिय है? होजा। होजा पक्षी कहा गया है मोर को। हमारे कई सारे जो है प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ भी है उनमें भी ये बताया गया कि हमारे यहाँ से मोर का जो है वाणिज्यिक व्यापार वगैरह होता था। ठीक है ना, दूसरे देशों में। तो जो है इसलिए इनको कौन से पक्षी प्रिय है? होजा पक्षी प्रिय है। और उस देश को क्या कहा? मेलुहा। तो पुरातत्वविदों ने कहा कि ये संभवतः कौन सा अपना है? सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि समुद्र चारों ओर अपने ही, ये नाविकों के देश तो अपने ही हो सकते हैं। मध्य एशिया में समुद्र है नहीं, है ना। तो इस तरह ध्यान रखना आपको। इसके अलावा व्यापार में क्या था? तो इसके अलावा व्यापार में ये लोग जो है मनके बनाया करते थे। मनके बनाने के क्या मिलते हैं? के कारखाने। कई सारी बहुमूल्य धातुएं जो होती थी, जैसे सोना है, तो हमारे अपने राज्य भारत में मैसूर से निकलता था। तांबा है, जैसे कौन सा है? तांबा। तो ये अपने खेतड़ी से जाता था, जो राजस्थान में झुंझुनू में पड़ती है खेतड़ी। ठीक है। और लाजवरद है, लाजवरद है, चांदी है, ये अफगानिस्तान से आती थी। कहाँ से आती थी? अफगानिस्तान से। तो इस तरह से जो है आयात निर्यात भी प्रॉपर होता था। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। और व्यापार में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी व्यापार में, इधर लिख रहा हूं मैं व्यापार के आगे बातें। ठीक है ना, आप नोट कर लेना, इधर लिख रहा हूं। तो व्यापार में जो है एक चीज ध्यान रखना, आयात निर्यात तो होता ही था,
लेकिन ये व्यापार वाणिज्य जो है वस्तु विनिमय से होता था। कैसे होता था व्यापार? वस्तु विनिमय से। एक्सचेंज, वस्तु देके दूसरी वस्तु लेना। आपको सपोज दैट ये मार्कर चाहिए, तो आपके पास यदि कोई पेन है तो वो आपने मुझे दे दी, ये मार्कर आपने ले लिया, ठीक है। तो फिर आपका एक स्वाभाविक क्वेश्चन होगा मेरे सामने कि सर ये जो मुहरे वगैरह प्रयोग करते थे इनका क्या प्रयोग था, है ना। तो सिंधुवासी, जैसा कि मैंने आपको कहा, कैसी मुहरे प्रयोग करते थे? वर्गाकार। कैसी मुहरे थी सिंधुवासियों की? वर्गाकार मुहरे थी। कहाँ की? सिंधुवासियों की। और ये केवल जो है वस्तु का स्वामित्व दिखाने के लिए था। जो वस्तु होती थी उस पर ये मुहर बांध दिया करते थे, इससे ये स्वामित्व झलकता था कि ये मार्कर मेरा है, तो मेरा स्वामित्व के लिए मैं उसको क्या लगा देता था? मुहर लगा देता था, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो वस्तु विनिमय से व्यापार होता था। वस्तु विनिमय से क्या होता था? व्यापार होता था। और इस चीज का ध्यान रखना। और जो है मुहरे होती थी वो केवल और केवल क्या होती थी? वस्तु का स्वामित्व दिखाने के लिए होती थी। तो ये जो है हमें इसके बारे में पता चलता है। अच्छा, ये जो मुहरे होती थी, इन मुहरों पे सर्वाधिक अंकन मिलता है। क्या मिलता है? इन मुहरों पे सर्वाधिक अंकन। हालांकि मैं पशुपालन में बताऊंगा, वो मिलता है कुबड़ वाले बैल और एक सींग वाले गैंडे का। कुबड़ वाले बैल का और क्या मिलता है? एक सींग गैंडे का। ये क्या मिलता है? अंकन। इसका मतलब क्या है? ये बैल जो है इनका सबसे प्रिय पशु है, सर्वाधिक उपयोगी पशु है ना। इसके कई सारे उपयोग थे पशुपालन के भी, तो आगे अपन देखते हैं, अब पशुपालन उसमें बात करते हैं। तो ये इस तरह से जो है इनका व्यापार वाणिज्य था। तो आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। ये सीधे सीधे है कि वस्तु विनिमय से व्यापार है, वर्गाकार मुहरे प्रयोग में लेते थे, और वस्तु विनिमय से व्यापार मुहरों का प्रयोग स्वामित्व के लिए होता था। बात खत्म। यहाँ क्या ध्यान रखना है? मन के बनाने के कारखाने थे, सोना मैसूर से, तांबा खतरी से। इतना तो आपको पूछेंगे भी नहीं। आपसे ये पूछ सकते हैं मेलुहा किसे कहा गया सिंधु काल में? भारत को कहा गया है। होजा पक्षी क्या होता है? मोर होता है। कौन से अभिलेख जानकारी मिलती है? सारगोन अभिलेख में। ये तो आपको ध्यान में रखना है। व्यापार के बाद हम आर्थिक स्थिति में बात करेंगे पशुपालन की। किसकी बात करेंगे? पशुपालन की। व्यापार के बाद क्या है? पशुपालन। पशुपालन के कई सारे फायदे थे। वाणिज्यिक उपयोग भी था इनका, ठीक है। और इनसे हमें मांस मिलता था, यानी भोजन में भी उपयोग था। आवागमन या परिवहन के लिए भी उपयोग था इनका, ठीक है। तो कई सारे उपयोग थे पशुओं के। हालांकि अपन उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन अपन को पता होना चाहिए कौन कौन से पशु थे। ये जो है पशु अर्थव्यवस्था का गौण आधार था। ये मुख्य आधार नहीं था। मुख्य आधार क्या था? कृषि। तो पशुपालन हमें जो है गाय, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा, बाघ, बारहसिंगा, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, इधर लिख देते हैं, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, इन सब से ये कहीं ना कहीं क्या थे? परिचित। लेकिन गाय, घोड़ा, एक मिलता है ऊंट, इनका जो है कहीं पर भी मुहरों पे अंकन नहीं है। क्या नहीं है? मुहरों पे अंकन नहीं है। लेकिन इनकी अस्तित्व इनका था। कैसे? देखो, यदि बैल हैं, क्या है? बैल। बैल नहीं लिखा ना मैंने, चलो यहां लिख देते हैं बैल। तो बैल है, गेंडा है, ये सारे। तो बैल है तो गाय बगैर तो बैल कहां से आया होगा? है कि नहीं है? लेकिन इसका बैल का धार्मिक और जो है आर्थिक महत्व ज्यादा था, गाय का उस समय नहीं था। गाय का धार्मिक महत्व आता है वैदिक काल में, तो इसलिए गाय का अंकन कहीं नहीं मिलता है। घोड़े के कंकाल हमें कई जगह से मिले हैं, लेकिन घोड़े का अंकन नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो है आपका ऊंट कालीबंगा से मिलता है, लेकिन इसका कोई अंकन हमें नहीं मिलता है। तो ऊंट कहाँ से मिलते हैं? ऊंट के कंकाल कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। याद रख लेना, लिख दिया मैंने वैसे। तो यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना।
तो नए लोग प्लीज़ जो जुड़े हैं वो कमेंट कर दीजिएगा। राहुल राज गुड इवनिंग। मनमोहन और सर नमस्कार। मनमोहन जी कुछ नहीं हो रहा, बैठे हैं। रजत कला नमस्कार भाई। दशरथ सिंह जी गुड इवनिंग। और जोगेंद्र सिंह जी हाथी नहीं सर, हाथी का कपालखंड मिला है भाई मोहन जोदड़ो से। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना, ठीक है, कि इनसे ये परिचित नहीं थे बस। और पशुपालन के बाद जो है आपका अगला बचता है वो है आपका उद्योग धंधे। तो उद्योग धंधों में दो चीज़ें याद रखनी, एक तो मन के बनाने के कारखाने मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं तो आपको पता है, लोथल, और कहाँ से, चन्होदड़ो से। ये ध्यान रखना। और जो है सीप के भी कारखाने मिलते, जहाँ जहाँ समुद्री क्षेत्र थे वहाँ सीप के भी कारखाने थे। तो ये कोई जो है आपको ध्यान में रखना है इसमें से ये सारी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं राजनीतिक स्थिति की। तो राजनीतिक स्थिति में देखो लिखित में तो कुछ हमारे पास है नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि जो है राजनीतिक स्थिति दो चीज़ों की रही होगी, या तो ब्राह्मण वर्ग, राजनीतिक सत्ता किसके हाथ में रही होगी, या तो ब्राह्मण वर्ग के हाथ में रही होगी, या फिर जो है वैश्य वर्ग के हाथ में क्या रही होगी, राजनीतिक सत्ता। ठीक है, कैसे, तो क्योंकि इनके जो है धर्म में कई सारी आध्यात्मिक चेतना ज्यादा है, आध्यात्मिक चेतना या आध्यात्मिक जो है अध्यात्म का जो है क्या है प्रभाव या प्रभुत्व देखने को मिलता है। ठीक है, और वैश्य वर्ग क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार की कैसी है, नगर है, नगरीय सभ्यता है। दूसरी क्या है, आर्थिक गतिविधियां बहुत अधिक होती थी, व्यापार वाणिज्य। देखो अब जहां ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व होगा वहां पे मंदिर होंगे और जो है पूजा पाठ भगवान वगैरह में धर्म दर्शन में ज़्यादा जो है झुकाव होगा पब्लिक का, है कि नहीं है। और जहाँ पे वैश्य होंगे वहाँ क्या होंगे, आर्थिक गतिविधियाँ होगी, व्यापार वाणिज्य ज़्यादा होगा और नगर भी बनेंगे। तो इसलिए जो है ये सारी बातें जो है मानी जाती है वो, हालांकि नगरीय सभ्यता इसका टॉपिक मत मानना क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है जितना ये आर्थिक गतिविधियाँ हैं। आर्थिक गतिविधियाँ होगी तो अपने आप नगर तो बन ही जाएंगी। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधि की वजह से ये अनुमान लगाया गया कि या तो ब्राह्मण वर्ग के हाथ में सत्ता रही होगी या फिर किसके हाथ में रही होगी, वैश्य वर्ग के हाथ में। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कंक्लूजन के तौर पे ध्यान में रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं धार्मिक। अब यहाँ आपको पता चल जाएगा कि ब्राह्मणवाद का असर था या नहीं था। तो देखो धार्मिक स्थिति की मैं बात करूं आपसे तो बहुदेववाद में विश्वास करते थे, यानी कि बहुत सारे देवताओं में। ठीक है, प्राकृतिक रूप से भी प्रकृति को भी अपने साथ रखते थे, जैसे पीपल वगैरह की पूजा का उसमें भी प्रचलन था। ठीक है, तो कई सारे जो है देवी देवताओं में पीपल वगैरह में जो है विश्वास रखते थे। और क्या था, धार्मिक बहुदेववाद था। इस चीज का ध्यान रखना, ये मैं यहां लिख रहा हूं इसको, तो यही है। ठीक है, और क्या था, मात्र देवी की पूजा करते थे। कैसे पता, क्योंकि सर्वाधिक जो मूर्तियां मिली है उत्खनन वो किसकी है, मात्र देवी की है। प्रभुत्व और संप्रभुत्व तो अलग अलग ही है भाई कुलदीप गिरी। प्रभुता जो है वो अपने आप में जो है हाँ अलग चीज़ है। प्रभुत्व तो किसी और का आपके ऊपर भी हो सकता है, संप्रभुता तो अपने आप में निहित होती है। और ज़्यादा जानना है तो पॉलिटी में देखिए, ज़्यादा आनंद आएगा उसमें। तो चलो, किसकी पूजा करते थे, मात्र देवी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मूर्तियाँ किसकी मिली है, मात्र देवी की। और लिंग एवं योनि की पूजा करते थे। ठीक है, किसकी पूजा करते थे, लिंग एवं योनि की पूजा करते थे, इसका प्रचलन था। और क्या था, और जो है आपका मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे।
मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास क्यों करते थे, ऐसा कैसे, हमें कैसे पता? तो इनके कई सारी आवश्यकता की वस्तुएं जो है इनके साथ दफनाई हुई मिली है ना। इससे हमें ये अनुमान हमने लगाया कि हो सकता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास करते, जैसे खाने के बर्तन वगैरह है, आभूषण वगैरह सही दफनाना, ये सारी चीज़ें मिलती है। इससे ये पता चलता है कि वो मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे कि यदि ये व्यक्ति जो मरा है ये कहीं दूसरे परलोक जीवन में जाके उसको इन चीज़ों की आवश्यकता महसूस हो तो इसको भटकना ना पड़े, इसलिए साथ में ही दफना देते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और क्या था, और जो है हम देखते हैं कि योग से परिचित थे। किससे परिचित थे? योग से। लेकिन ध्यान रखना, कहीं पर भी आपको ये नहीं लिखना बताना है कि मंदिर वगैरह से जानकार थे। मंदिर सिंधु घाटी सभ्यता की देन नहीं है। हालांकि भारत में मंदिर बनने भी शुरू बहुत लेट हुए थे और इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन संभवतः में भी मंदिर भारत में बनते हैं गुप्त काल में, इससे पहले मंदिरों का अस्तित्व भारत में नहीं था, ठीक है ना। लेकिन सिंधु काल में बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बंटी वर्मा टाइमिंग 5 बजे की बेटा। वकील सिंह जी हेलो। राकेश भाई गुड इवनिंग। ठीक है, तो योग से परिचित थे। इन सारी चीज़ों से जो है हमें ये पता चलता है कि ये योग जो है कहीं ना कहीं इनकी धार्मिक स्थिति से जो है अपन को अपन आइडिया लगाया था इनकी राजनीतिक स्थिति का। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना कि ब्राह्मणवाद या वैश्य वर्ग, वो यहीं से पता चलता है। 2 टॉपिकों से, आर्थिक स्थिति से हमें पता चला इनकी राजनीतिक सत्ता का, किसके? वैश्य वर्ग का। यहाँ से पता चलता है इनका ब्राह्मण वर्ग का। क्लियर है? अब अपन बात कर लेते हैं इनके समाज की। समाज वाला टॉपिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख लेना। सामाजिक स्थिति, तो समाज में जो है मात्रा सत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? मात्र। क्यों? मात्र देवी की ज्यादा मूर्तियां मिली, इससे हमें पता चलता है कि मात्र सत्तात्मक समाज था। स्त्रियों की स्थिति अच्छी होगी, ठीक है, और स्त्री प्रधान समाज होगा, पुरुष प्रधान नहीं होगा। जबकि वर्तमान का समाज कैसा है? पुरुष प्रधान है। ठीक है, ध्यान रखना। और क्या है? शांत प्रिय समाज था। हमें कैसे पता शांत प्रिय समाज था? तो 2 चीजों से हमें आइडिया लगता है। एक तो कहीं पर भी अप्रिय युद्ध हथियार वगैरह नहीं मिले, हथियार या युद्ध सामग्री नहीं मिली है, युद्ध सामग्री नहीं मिली। दूसरी क्या है? दूसरा जो है हमें ये पता चलता है कि शांति प्रिय समाज था, तभी तो इतनी आर्थिक उन्नति की। देखो, कोई भी शासक हो, चाहे कोई भी राजा हो, कोई भी सत्ता हो, जिस सत्ता में ग्रह कलेश होते हैं या ग्रह युद्ध होते हैं या बाहरी आक्रमण होते हैं, बाहरी युद्ध होते हैं, तो वो जो है आर्थिक रूप से इतना ग्रोथ उनकी नहीं होगी, आर्थिक रूप से वो इतने जो है विकास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है उनका अपनी उन समस्याओं में ही बहुत सारा धन या पैसा लग जाता है। ठीक है, तो विकास पे ज़्यादा फोकस वो नहीं कर पाते। लेकिन सिंधु सभ्यता एक वेल प्लान्ड सिटी थी, बहुत बड़े बड़े नगरों का जो हमने उद्भव देखा यहाँ पीछे, तो जो है इसलिए हमें ये पता चलता है कि शांत प्रिय समाज होगा। दूसरी ये है कि यदि अशांत समाज होता तो हथियारों की मौजूदगी होती, तो कहीं पे भी मेजर तौर पे बड़े बड़े हथियार या युद्ध सामग्री वगैरह हमें नहीं मिली है, तो इससे ये पता चलता है कि शांति प्रिय समाज था। तीसरा क्या होता है कि मात्र सत्तात्मक समाज था। औरत हमेशा सृजनशील होती है, ठीक है, और कभी भी उदंडता की प्रतीक नहीं होती है, ठीक है, तो वो सृजन करने में विश्वास करती है, तो इसलिए भी जो है कहीं ना कहीं जो है शांति थी समाजों में। तो इस तरह से ये हमें समाज देखने को मिलता है। हाँ, सामाजिक स्थिति में एक चीज़ और है कि यहाँ हमें सती प्रथा के प्रचलन के भी संकेत मिलते हैं। सती प्रथा का प्रचलन संकेत आप पीछे 2 जगह पढ़ चुके हो, लोथल से और कालीबंगा से। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की। किसकी बात कर लेते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन।
पतन में कई सारी थ्योरियाँ चलती है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। चलो इतने देख लेते हैं, एक दो और मिले, अगर मैं याद आया तो बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले एक थ्योरी चलती है कि जो है इनका पतन जो है किसने किया होगा, आर्यों ने किया होगा। किसने किया होगा, आर्यों ने। तो देखो आर्यों का ऐसा था कि आधार मानने का क्या था, आर्यों ने पतन किया इसका मानने का आधार ये था कि हमें जो है ऋग्वेद में एक हर्यूपिया नाम का स्थान मिलता है। कौन सा स्थान, हर्यूपिया। इसका संबंध माना गया है कि जिन्होंने थ्योरी दी उन्होंने माना, जैसे आपके गार्डन चाइल्ड वगैरह, जॉन मार्स वगैरह, कई सारे ऐसा मानते हैं कि जो है ये हर्यूपिया वही है जो हड़प्पा है। क्या है, हड़प्पा है। और इसमें ऋग्वेद में इंद्र को बताया गया पुरंदर। ऋग्वेद में इंद्र को क्या बताया गया है, ये इंद्र जो है, इंद्र को क्या बताया गया है, पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है किलो को जीतने वाला, किलो को जीतने वाला। ठीक है, ये किसमें बताया गया, दोनों बातें ऋग्वेद में। ठीक है, आज मैं पढ़ रहा था राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी, तो हालांकि अपन तो अमूमन ये पढ़ते हैं कि ऋग्वेद आज से 1500 ईसा पूर्व जो है लिखा गया, 1300 से 1500 के बीच में, लेकिन उसमें 3500 ईसा पूर्व लिखा हुआ था। इससे पता चलता है कि इस ग्रंथ की प्राचीनता कितनी है। ठीक है, नए डाटा में जो है कितना है, 3500 ईसा पूर्व बीसी लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो जो है इंद्र को पुरंदर कहते हैं, यानी किलो को जीतने वाला। ठीक है, तो जो है इंद्र किलो को जीतने वाले, किले कौन से जीते, संभवतः उन्हें जो है सिंधु वासियों को ही मारकर उनके नगरों को तहस नहस करके उनको जीता होगा। लेकिन इस थ्योरी में कहीं पर भी विश्वास करने लायक चीज़ नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम जो है वो 1900 ईस्वी में आके खत्म हो जाता है। कब आके, 1900। मोटे तौर पे इतिहासकार ये मानते हैं कि 1900 बीसी, 2800 बीसी से लेके 2800 बीसी से लेके और 1900 बीसी में ये एक अपने उन्नत नगरीय स्वरूप में थी और यहाँ आके ये खत्म हो गया। ये चीज़ मैंने आपको कैसी श्रीवास्तव से बताई है, तो आप निश्चित रहिए। कोई डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किताबों में कई सारी में होगा, लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूँ ये सिर्फ उन्नत स्वरूप बता रहा हूँ। मैं प्राग हड़प्पा वगैरह इसमें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना, क्या बता रहा हूँ, उन्नत स्वरूप 2800 से 1900 बीसी। तो 1900 में आके जो है हड़प्पा सभ्यता क्या हो जाती है, खत्म, समाप्त हो जाती है। जबकि भारत में ये आर्य आते हैं, ऋग्वेद आते हैं, आर्यन ये आते हैं 1500 बीसी में। कब आते हैं, 1500 बीसी में। तो मुझे आप बताइए कि दोनों के बीच में कितना कालक्रम का गैप है, करीब करीब 400 साल का है कि नहीं है। तो ये तो आधार निराधार हो जाता है कि आर्यों ने इसका अंत किया होगा, ये तो मानने लायक बात नहीं है। तो क्या है, तो जो है बाढ़ से पतन, किससे पतन हुआ होगा, बाढ़ से। बाढ़ से कैसे हुआ होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मोहनजोदड़ो में जो है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ का साक्ष्य मिलता है। क्या मिलते हैं, 7 बार बाढ़ के साक्ष्य। तो हो सकता है अन्य स्थलों में भी बाढ़ आई हो, इस तरह से कई नगर जो है बन बनाए जो है नष्ट हो गए होंगे बाढ़ की वजह से। ठीक है ना, तो एक ये बाढ़ वाली थ्योरी है। एक जल प्लावन से पतन, जल प्लावन मतलब क्या, पूरी धरती जो है पानी से डूब गई, जैसे मनुस्मृति में कई बार जिक्र मिलता है, आपको पता हो तो। ठीक है, तो जल प्लावन से, तो इससे क्या होगा, कृषि भूमि नष्ट हो गई होगी। क्या हो गई होगी, कृषि भूमि नष्ट। जब कृषि भूमि नष्ट हो गई तो इस सभ्यता का भी पतन हो गया। ये लोग जो है कहीं ना कहीं क्या कर गए होंगे, यहाँ से पलायन करके होंगे। हाँ, ये थ्योरी वर्तमान में आई भी है। ठीक है, लेटेस्ट 1 महीना 1.5 महीना पहले की बात है
ठीक है ना। इस पर एक थ्योरी आई थी कि इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पलायन करके दक्षिण भारत की तरफ चले गए, ये थ्योरी भी चल रही है, तो ये ध्यान रखना आपको। आगजनी का जो है एक रूसी इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि एक सामूहिक आगजनी हुई होगी, सामूहिक आगजनी, और उसने एक विस्फोट का रूप ले लिया होगा और पूरी सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया। ये इतना विश्वस्त नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बताया है हालांकि, पर इतना विश्वस्त नहीं है। आर्थिक अवनति कैसी हुई होगी, तो जो है इस जल प्लावन से, बाढ़ से नगर खत्म हो गए तो उनकी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी भी प्रभावित होगी, है कि नहीं है, ठीक है। तो कृषि नहीं होने से, सरप्लस नहीं होने से तो व्यापार वाणिज्य कहाँ से होगा, तो इसलिए जो है व्यापार वाणिज्य का समाप्ति हुई होगी। क्या हुई होगी, व्यापार वाणिज्य क्या हो गया होगा, समाप्त। तो इसलिए भी जो है ये सभ्यता क्या हो गई होगी, नष्ट। और एक थ्योरी चलती है जो वर्तमान से भी काफ़ी मिलती जुलती है, जलवायु परिवर्तन। आप देखते हैं कि वर्तमान में भी जलवायु के बहुत ही गंभीर या खतरनाक प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं, और कई सारे ग्लेशियर वगैरह जो है पिघल रहे हैं। रिसेंटली घटना है, आपने देखा होगा कि जो है 1956-57 जब डॉक्टर जहांगीर बाबा, होमी जहांगीर बाबा जो है वियना कन्वेंशन में जा रहे थे, जेनेवा सॉरी, तो उस समय जो प्लेन क्रैश हो गया था, उस प्लेन में कई सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, अभी मिले हमें ब्लैक माउंट से, जो फ्रांस में पड़ता है ना। तो वो कैसे, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर थे, वो ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए जलवायु प्रभाव की वजह से, तापमान बढ़ने से, और जब तापमान जलवायु ग्लेशियर पिघले तो वहाँ नीचे दबे हुए कई सारे हमें जो है वो सामग्री वगैरह मिलनी अभी तक शुरू हुई। 2 प्लेन ऐसे क्रैश हुए थे माउंट ब्लैक के पास, भारत के माउंट ब्लैक के पास, और उन दोनों में बहुत सारी सामग्रियाँ, बहुत सारे कंकाल भी मिले इवन अभी तक बर्फ में दबे हुए, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उस समय भी कोई न कोई जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। ऋग्वेद में भी आपने देखा होगा कि कालीबंगा या हनुमानगढ़ के आसपास सरस्वती नदी वाला क्षेत्र है, ये एक प्रकार का जो है ब्रह्म क्षेत्र कहा गया, बहुत धान्यक, ठीक है, ब्रह्म क्षेत्र था, यानी कि बहुत ही पवित्र और ऋषि मुनियों की तपोस्थली, और बहुत धान्यक मतलब बहुत सारे धान पैदा करने वाला, ठीक है। लेकिन वर्तमान में तो ऐसा कुछ नहीं है, वर्तमान में वहाँ मरुस्थल है, आपने देखा, नहर आई तभी इतनी समृद्धि, वरना वहाँ कुछ नहीं था, है कि नहीं। तो ये कैसे हुआ होगा, तो मे भी हजारों करोड़ों साल में जो है यहाँ क्या हुआ होगा, जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। एक जमाने में ये हो सकता है काफ़ी संपन्न और हरित क्षेत्र रहा हो, ठीक है। तो इसलिए जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का। तो दोस्तों ये थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा इसको, और शुक्रिया शैतान सिंह जी, शुक्रिया उत्तम सिंह जी, और महाकाली माँ का लाडला, शुक्रिया भाई। हाँ भाई, उत्तम जी पूछ रहे हैं, तो अब कल से जो है वैदिक काल ही पढ़ेंगे, तो उसमें बता देंगे आपको आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से, ठीक है। 3-4 थ्योरियाँ चलती है, वो सारी थ्योरियाँ बताएंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे। इसे अधिक से लाइक कर दीजिए, अभी बैठे बैठे ही शेयर और कर दीजिएगा, और शुक्रिया द स्टडी कैफे से कनेक्ट रहिएगा, और डेली 5 बजे हाजिर हो जाइएगा बस। शुक्रिया शैतान जी, मैं गजब पढ़ाता हूँ, इसके लिए शुक्रिया। रमेश भाई, बिल्कुल रमेश भाई, कल नया टॉपिक वैदिक सभ्यता रहेगी, ठीक है, वैदिक सभ्यता, आर्यों का भारत में आगमन, ठीक है, हम ऋग्वेद वगैरह सब पढ़ेंगे। ओके भाई, ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना, शुक्रिया। पता नहीं सोनू प्रजापति क्या पूछ रहे हैं, चलो ठीक है सर, एंड कर दो स्ट्रीमिंग, कोई दिक्कत नहीं है अब।